हेलो एवरीवन। अब हम आज इसके चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल आपका ये है कि प्रूफ करिए, ये कोई खास नहीं है, x डॉट इतने बराबर 0 और ये शुरू के दोनों जो है। इधर हमें सोल्यूशन ऐसे करेंगे कि फर्स्ट हम आपके जो रेसिडुअल की प्रॉपर्टीज हैं उनको लिखेंगे कि मैंने लिख दिया हियर फर्स्ट राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेसिडुअल बाय द प्रॉपर्टी 1 जो स्टेट करती है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेसिडुअल 0 होता है। दो रेसिडुअल का प्रोडक्ट कब 0 होता है? if one or all subscript of one residual appear in the secondary subscript of the other। ये हम पहले बात कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे अगर 2 है तो ये दूसरे वाले के अगर सेकेंडरी में मौजूद है तो ये 0 हो जाएगा। ये 3 है और अगर ये दूसरे वाले के सेकेंडरी में मौजूद है तो 0 हो जाएगा। तो बस ये आपका प्रूव हो गया। न्यूमेरिकल कुछ खास नहीं है, सब पिछला याद होना चाहिए। अब आइए आगे कोवेरिएंस देखिए। ये इतने के बराबर होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 और x1.23 x2 इसको खोल दीजिए। सो सिग्मा 1/n सिग्मा x2 x1.23 ये आपको लिखना पड़ेगा, कई बार प्रैक्टिस करिए, सब लिख लेंगे। x1 आता है x2 x3 माइनस बीच में b 1.23 और 13.2। यहाँ 3 होता है तो यहाँ 2 होता है, यहाँ 2। यह सबका अपना अपना याद करने का तरीका है, उसे आप ध्यान रखिए। फिर सिग्मा x1 इसमें अंदर ले जाइए, यहाँ पे सब जगह पे x, ये सिग्मा x2 अंदर, ये हुआ, यहाँ इसका स्क्वायर हुआ, ये 2 और 3 हुए। अब याद करिए पिछले वीडियो में या उससे पिछले वीडियो में हमने ये ड्राइव किया था सिग्मा x1 x2 कितने के बराबर nr12 सिग्मा 1 सिग्मा 2। ये कितने के बराबर? ये होगा nr22 सिग्मा 2 का स्क्वायर, लेकिन r22 1 होता है तो इसलिए वो नहीं लिखा जाता है। ऐसे तीसरा वाला n सिग्मा r23 और सिग्मा 2 सिग्मा 3। n से n कैंसिल हो गया, ये रह गया। अब इसमें आप b12.3 की वैल्यू, ये भी हमने अभी ड्राइव करी है भाई। अब तो ये सब आपको याद होना चाहिए तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। और यहाँ पे b13.2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये सब्स्टिट्यूट करके जो कैंसिल होना है वो कैंसिल हो जाएगा। जो कॉमन है इसको आपने कॉमन लिया, 1 माइनस r, ये भी कॉमन लीजिए, स्क्वायर 2 3, और जो बचा उसके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सबकी आपस में। ये कट कटा के सब देखिए कैंसिल हो जा रहे हैं, ये 0 आ जाएगा। दूसरा वाला ये आपका होमवर्क है, इसे आप घर से करेंगे, ये कोई खास नहीं है, बस एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेनी। अब देखिए ऐसे ये है कि साहब अगर ये r के बराबर है 1 नहीं है तीनों ये, तो शो करिए ये और ये। अब आपको अगर ये फार्मूला याद नहीं तो आप कुछ भी शो नहीं कर पाओगे। ये गिवन है, ये आपने फार्मूला लिखा है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप बाकी दो भी कर देंगे, अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आए तो ये भी ड्राइव कर देंगे। फिर कैपिटल आर भी पूछा है तो ये फार्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा भाई, अगर ये याद नहीं तो कैसे होगा। फार्मूला यहाँ पे लिखिए, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और फैक्टर वही फैक्टर करके काट दीजिए और अंडर रूट ले लीजिए, आंसर आ गया। बाकी सिमिलरली करके दोनों भी इतने के ही बराबर आ जाएंगे। फिर कहते हैं फॉर ए ट्राईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन शो करिए कि ये इतने के बराबर होगा। कभी कभी 1.23 को कभी कभी क्या एक आध जगह पे ऐसा देखने को मिलता है तो वो खैर 1.23 होता है। वी नो दैट। अब पिछले फार्मूले में आप सोचें डेल्टा क्यों, पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं डेल्टा रखा? फायदा नहीं था, आप डेल्टा में भी वैल्यू रख सकते थे, रखने के बाद भी वैल्यू तो r1223 में निकालनी है, सब्स्टिट्यूट तो उसको करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा यह है कि मैंने सीधे r12 में लिखा। आप चाहें तो पहले डेल्टा में रखिए, फिर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, फिर यहाँ तक आइए। तो वो कैसे कर लीजिए, ये कोई वो नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ऐसे ही r² को यहाँ पे डेल्टा में लिख दिया। अब लिख तो दिया, अब इसमें जानबूझ के 1 माइनस इसे भी बनाया और 1 माइनस दोनों तरफ इसको भी बनाया, इसलिए ताकि हम डिवाइड कर सके। रिक्वायरमेंट है ना न्यूमेरिकल में। आपने डिवाइड करके यहाँ तक पहुंच गए, इसको वैल्यूज रखिए, एलसीएम लिया, कैंसिल करके आता है। भैया वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, जो डेल्टा में यहाँ पे नहीं रखना चाहता है r12 में रख ले, r में सारी वैल्यूज r में, और फिर उसको डेल्टा में नहीं लिख तो उसको याद ज्यादा रखना पड़ेगा। जैसे चाहे करिए, आपकी मर्जी। फिलहाल अभी डेल्टा लिखा, डेल्टा को सॉल्व किया, इसको सॉल्व मत करना, याद करिए। और डेल्टा 1 कोफैक्टर्स, डेल्टा 1333 हम सब पहले बातें कर चुके हैं। ये सारी वैल्यूज पकड़ के इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करिए। ऊपर वाले टर्म को कुछ नहीं रखना है, तो शो पीस की तरह तीनों स्टेप में ऐसे चला। सिर्फ नीचे स्क्वायर खुलेगा, मल्टीप्लाई होगा और पूरा जो नीचे का टर्म आएगा वो ऊपर का ब्रैकेट आ जाएगा, वो कैंसिल हो गया। ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल हो गया, सिर्फ ये वाला टर्म बच जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो रही है, सिर्फ फार्मूला याद होने चाहिए, चाहे डेल्टा में चाहे आर में, दोनों में रटे हुए होने चाहिए जी, इतनी सी मतलब। अगला यह है कि शो करिए कि r12
गिवन वैल्यूज ऑफ इन दोनों के लिए R23 इनके बीच में लाई करेगा। तो आपका ये साहब वी नो दैट R12.3 सबसे पहले ही लिख लिया, स्क्वायर कर लीजिए। और आपको पता है कि ये जो वैल्यूज होती हैं ये प्लस माइनस 1 के बीच में होती है, लेकिन स्क्वायर हो गया तो अब नेगेटिव तो रह नहीं गया, तो सिर्फ 1 से छोटा ही होगा। तो आर स्क्वायर की ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, लेस देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और करने के बाद आप तो ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है ये दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और इतना सा रह गया। ये रहने के बाद आप इसमें ये टर्म दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, बस सबसे खास यही है। कोई क्या यार मैं कैसे याद करूंगा, आप प्रूफ देखिए उसी में हिंट छुपा है। ये बन तो गया पूरा, याद तो गया, बस में यही टर्म नहीं है तीसरा वाला, ये जोड़ दिया दोनों तरफ, ये दोनों तरफ जोड़ा, लेफ्ट साइड में ये जो टर्म जोड़ा तो ये इसका स्क्वायर बन गया, लेफ्ट तो सजा रहेगा ऐसी छोटी इसकी तरह। फिर आप इसका अंडर रूट ले लीजिए, आपने अंडर रूट ले लिया, मॉड में इसको बंद कर दीजिए, उसका कारण है बताते हैं, बस मॉड ले लीजिए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बस आप उसके बाद कहिए कि हम जानते हैं मॉड x माइनस ए लेस देन इक्वल टू बी, तो a माइनस बी लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू a माइनस बी। ये रिमेंबर टर्म्स हैं, इन्हें याद करिए, आपको कॉम्प्लेक्स में 5th सेम में बहुत सिखाए गए थे। तो बस यहाँ पे भी देखिए यही लिखा हुआ है, ये मॉड इसको x मानिए, इसको a मानिए और ये तो है ही b, तो क्या होना है यहाँ पे a माइनस बी, तो R1213 में माइनस कर दीजिए, ऐसे ये हुआ। लेस देन इक्वल टू x आना है, तो x कहाँ है, ये है x, ये R23 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे जिनका सब्सट्रैक्शन हुआ था यहाँ पे ऐड कर दीजिए। बस ये करने पर R23 इसके सब्सट्रैक्शन से बड़ा भी है और छोटा भी है, तो इसका मतलब R23 इस प्लस माइनस के बीच में लाई करता है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप सही से पढ़ लेंगे, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वैसे ऐसे कुछ खास पूछने का नहीं है, बस स्टेप्स याद रखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि R1.23 0 है, तो शो करिए कि ये जरूरी नहीं है कि 0 होगा। हमने कहा इसमें हम डेफिनेशन स्मॉल r वाली नहीं लिखेंगे, उससे सवाल बहुत वियर्ड हो जाएगा, आप डेल्टा में लिखिए, आपको बहुत आसानी पड़ेगी। खैर ये होता है R² 213 लिखूं या 31, बात एक ही है, वो इतना होगा जहां पे डेल्टा इतने के बराबर, डेल्टा 11 को फैक्टर और डेल्टा 22 ये तो सभी को आते हैं, हमने पिछले वीडियोस में इसको काफी बात करी। अब अगर मैं R1.23 0 कर दूं तो इसका स्क्वायर भी 0 होगा, तो ये लिखा हुआ तो है इक्वेशन नंबर 1 में, 0 कर दी तो इससे क्या पता चला कि डेल्टा बराबर डेल्टा 11। अब डेल्टा तो इतना बड़ा होता है और डेल्टा 11 ये है, तो इसमें सिर्फ ये दो वैल्यूज ही रह जाएंगी जब डेल्टा और डेल्टा 11 आपस में बराबर होंगे, तो बाकी सबको 0 करिए, तो R12 और R13 0। जब तक ये 0 नहीं होंगे दो टर्म, तो ये बाकी सब 0 नहीं होगा और ये डेल्टा और डेल्टा 11 आपस में बराबर नहीं होंगे, तो इसलिए इनको 0 करना जरूरी है। ये दो 0 होंगे तभी डेल्टा और डेल्टा 11 आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि डेल्टा और डेल्टा 11 में जो अंडरलाइन कर दिया ये दो टर्म तो कॉमन है, बाकी सब तो एक्स्ट्रा है, इनको 0 करिए तो R12 और 13 0 करने पर सब खत्म हो जाएगा। अब R² 2.13 लिख दीजिए, ये आपने लिखा। अब ये जो ऊपर कंडीशन आई है वो इसको सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये इतने के बराबर आ गए, 0 तो नहीं आया ना, तो वी गेट ये जो कि 0 नहीं है, तो 0 तब नहीं है जब R23 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 तभी होगा जब R23 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि R2.13 0 हो जब R1.23 0, ये तभी 0 हो सकता है जब R23 0। भाई इतना सही प्रूफ था। अगला क्वेश्चन देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट इन ए ट्राइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन सारे रिग्रेशन प्लेन अगर कंसाइड होंगे तो ये कंडीशन बनेगी। तो पहले आप इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन प्लेन लिखिए, जो शायद हमने पहले आर्टिकल में सॉल्व किया था, x1 ऑन x2 x3 लिखा था जो इतने के बराबर था। बाकी दो वहां पे मैंने कहा था साइक्लिकली लिख लेंगे, x2 ऑन x3 x1 एंड x3 ऑन x1 x2, वो मैंने आज लिख के दिखा दिया। अब अगर ये कंसाइड करेंगे तो इनके कोफिशिएंट्स बराबर होंगे, तो x1 का कोफिशिएंट डेल्टा 11 अपॉन सिग्मा 1, इस दूसरे में x1 का कोफिशिएंट डेल्टा 21 अपॉन सिग्मा 1, ये आपस में बराबर। ऐसे ही दूसरे वाले में x2 के कोफिशिएंट बराबर, तीसरे वाले में x3 के कोफिशिएंट बराबर। ये क्यों बराबर हो रहे हैं? क्योंकि इन प्लेन्स 1 2 3 को कंसाइड कराया जा रहा है, तो ये सब आपस में कंसाइड कर गए। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई 1 एंड 2 से। फिर ये 2 और 3 से आई, 2 और 3 के कोफिशिएंट बराबर करिए, और फिर लास्ट वाली 3 और 1 के कोफिशिएंट बराबर करिए। सिर्फ लिख के दिखाया है, काम कुछ नहीं करना है। किसी दो को आप आमने सामने बराबर ले लीजिए। सिर्फ मैं पहला लिख के भी इक्वेशन 4 से आंसर निकाल देता। नाउ टेकिंग एनी टू रेशियो, फर्स्ट इक्वेशन, या 4 है फर्स्ट इक्वेशन, जो रेशियो निकालना है इसमें 4 में से आप फर्स्ट 2 आपस में बराबर कर दे, सिग्मा कट जाएंगे, डेल्टा रह गए। अब आप डेल्टा की वैल्यू, पूरा डेल्टा निकालने की जरूरत नहीं है, डेल्टा 11 22 और 12 चाहिए,
वो आप यहाँ पे निकालिए और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये आपने सब्स्टिट्यूट करे, यहाँ पे डेल्टा 1 की वैल्यू, यहाँ पे 2 की, और ये डेल्टा 1 ये सारी वैल्यूज यहाँ निकाल रखी है, यहाँ रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और ये आंसर आ गया। क्रॉस क्या, बस सिंपल मल्टीप्लाई कर देना। न्यूमेरिकल तो बहुत इजी है, आर्टिकल याद करने। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है कि ये दिया है इतना तो ये निकालिए। अब ये निकालना कोई आसान खेल नहीं है, इसमें कैलकुलेटर का यूज होगा बहुत जोरदार। ये जो आपने यहाँ पे वैल्यूज लिख रखी हैं, डेल्टा वाली मत लिखिएगा, आपको ये वैल्यूज यूज करनी है R12.3 की, कैपिटल R की उससे पिछली वैल्यूज यूज करनी है, तब कहीं जाके ये आप करेंगे। तो आप ये सब वैल्यूज रखेंगे, इसमें आ जाएगा। सॉल्व एग्जांपल 4 देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन। उसके बाद जैसे यह है, ये इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब यह है डेटा इन तीनों में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, ये 100% 1 से बड़ी आएगी तो आप कह देंगे डाटा इनकंसिस्टेंट। +1 और -1 के बीच में आएगी तो डाटा कंसिस्टेंट है। या कहते हैं कि व्हाट इज द फैलेसी इन दिस डाटा, तो बस निकालिए अगर 1 से बड़ा ही आने वाला है, क्योंकि ये गलत डाटा है, एग्जामिन द फैलेसी। तो खैर वो जो भी आएगा वो पता चल जाएगा। तो ये सारा काम करिए, प्लस सारे सॉल्व एग्जांपल्स करिए, बहुत जरूरी है। लगभग ये चैप्टर पूरा ही हो गया है। सारे सॉल्व एग्जांपल, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। और मैं कल या परसों से आपका नया चैप्टर शुरू करूंगा। आप इस सारे काम को आज या कल शाम तक पूरा कर लीजिए, ओके? और घरों में रहिए अपने।